हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आ गए हैं हम हमारी एक नई सीरीज को लेकर, आरजेएस और अदर जुडिशरी एग्जाम्स को लेकर के जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बस करना यह है, बिल्कुल शांति से इसको बैठ के सुन लेना है और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन करना है। अगर ये वीडियो मोस्टली आपको रिकॉर्डेड मिलेगा तो आपको इसको 1.5 या 2x पे करके जस्ट एक बार गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी सीरीज के थ्रू आपको जितने भी सिलेबस, जितने भी पेपर से उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं उनको इस सीरीज में पूरी करवाने की एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह की सीरीज आपके लिए काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं हिंदी में कन्वर्जन कर दूंगा। इनमें से कौन सा आर्टिकल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। सिंपल होगा, आर्टिकल 300A किससे डील करता है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी किसी भी इंसान की जो प्रॉपर्टी है उसको भी अगर सरकार कभी एक्वायर करती है या किसी पर्पस से लेती है तो उसके लिए पूरा लीगल ड्यू कोर्स करना होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट विद द, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से कब सीज कर दिया गया, कब हटा दिया गया, उसके बारे में पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इसका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल सा ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल से, कौन से अमेंडमेंट से इसको सीज कर दिया गया? आंसर होगा 44th अमेंडमेंट 1978, जिसके में इसको सीज कर दिया गया था। अभी कुछ दिनों से, काफी दिनों से न्यूज में एक चीज चल रही है, आपने भी सुना होगा, जो बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के। हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था अराउंड 1953 के आसपास, जिसमें बात की थी कि साहब आप जितने भी प्रॉपर्टी इनहेरिट में जाएगी, मिलेगी किसी को, यानी जैसे फादर की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको स्टेट टैक्स बोला गया। उसके बाद अराउंड 85 के आसपास जाते जाते इसको हटा दिया गया। तो काफी दिनों से न्यूज में करंट के प्रोस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या करा गया, राइट सीज, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस से जुड़ा हुआ है? सिंपल सा आंसर होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है यूनियन ऑफ इंडिया और WN वाला। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही थी? द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू एंश्योर जस्टिस एंड प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ इनजस्टिस, प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। सिंपल सी बात हुई थी कि साहब ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए जिसमें किसी भी कारण से जस्टिस ना मिले, नेचुरल जस्टिस के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो अवॉइड हो। ऐसी सारी बातें किस केस में हुई थी? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस WN के। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है व्हाट डज सेक्शन 22 ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट NIA एम्पावर द स्टेट? जो सेक्शन 22 है NIA एक्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज के लिए एम्पावर करता है उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को रीड आउट करिएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें ज्यादा सुटेबल लग रहा है। पहला बात कर रहा है डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। दूसरे बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स फॉर स्पेशल केसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू जुडिशियल प्रोसेसेस। कौन सा होगा? डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन। ये किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 22 ऑफ NIA एक्ट में बात हुई है, जो स्टेट को पावर देता है कि नए कोर्ट्स को खोलने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए, स्पेशली इन मैटर से डील करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिफ्थ, इन रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर अ बिल will be considered as money bill if it contains provision in related to which of the following? यानी इनमें से कौन सा प्रोविजन होगा जब उस बिल को मनी बिल बोला जाएगा? अ बिल विल बी कंसिडर्ड एज मनी बिल इफ इट कंटेन्स, मतलब इनमें से कौन सी चीजें हो जब उसको मनी बिल बोला जाएगा? सिंपल सा ध्यान रखना, चारों चीजें कंपलसरी हैं ये। रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड,
एंड थर्ड रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग मनी। ये तीनों जब किसी चीज में होगी तब उसको क्या बोल दिया जाएगा, मनी बिल। अब यहां पे ध्यान रखना, आर्टिकल 199 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। क्लियर लिखा हुआ है कहां पे, मनी बिल की, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आर्टिकल 110 किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, पार्लियामेंट के यानी यूनियन के रिस्पेक्ट में। इन दोनों का मेजर डिफरेंस ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट की बात आती है तब वो किसके कौन सा आर्टिकल काम में लेता है, 199, और जब पार्लियामेंट के सेंटर की बात आती है तब कौन सा आर्टिकल मनी बिल में रिलेटेड हो रहा है, 110। Sixth, the Advocate Act 1961 was brought into force on। एडवोकेट एक्ट 1961 कब इंप्लीमेंट हुआ था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंफ्यूजन रहता है। मोस्टली दिक्कत ये होती है जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ये समझते हैं कि इजीली हो जाएंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, सिंपल होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 16 अगस्त 1961 को इंप्लीमेंट हुआ था। आप ध्यान रखना दो चीजें होती है, एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट। कब वो कानून पास हुआ, कब वो लागू हुआ। एनेक्टमेंट की डेट क्या है, यहां पे लिखी हुई है, एनेक्टमेंट 19/5/1961 को एनेक्ट हुआ, और एनफोर्स यानी इंप्लीमेंट किस तारीख को हुआ, 16 अगस्त 1961 को इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, टाइटल क्या था, द एडवोकेट एक्ट 1961। तो इन दोनों डेटों को ध्यान रखिएगा, काफी एग्जामों में पूछी गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of, कितनी देर में उसको प्रेजेंट करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स के अंदर उसको प्रेजेंट करना होगा नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास। अब यहां पे आ जाओ एक्सप्लेनेशन में। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। बट ध्यान रखना क्या बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग द टाइम, यानी उस टाइम को हटा दिया जाएगा, द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी जहां से उसको अरेस्ट करा जा रहा है और जहां से उसको कोर्ट में पहुंचाया जा रहा है उसको क्या करा जाएगा, उस टाइम को काउंट नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इसके अंदर दो क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा, पहला है राइट टू रेपुटेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव। क्या बात हो रही है, राइट टू रेपुटेशन, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ श्रीमती किरण बेदी वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी हेल्ड दैट गुड रेपुटेशन was an element of personal security and was protected by constitution। यानी जो आप किसी भी इंसान की रेपुटेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्टेड करा हुआ है। और ये बात कहां पे हुई थी, बात हुई थी किरण बेदी वर्सेस कमेटी ऑफ इंक्वायरी 1989 के केस के अंदर। अब यहां ध्यान रखना, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, गोल्डन ट्राइंगल एंगल्स कौन से होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स 14, 19, 21, बिल्कुल बेसिक है, वो यहां पे इजी लगेगा, लेकिन वहां पे जब ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे होंगे 14, 19, 21, 14, 20, 21, 14, 18, 21, तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों को मिला के क्या बुलाता है, गोल्डन ट्राइंगल्स ऑफ आर्टिकल्स। आपको इन तीनों के बारे में जो भी रिसेंट न्यूज आ रही है या जो भी रिसेंट केसेस चले हैं उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखना है, हाथ से मैनुअली करना है, जिससे रिकॉल करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 केम इनटू फोर्स ऑन, पॉक्सको की बात कर रहा है, कब रियल उसमें इंप्लीमेंट हुआ था, डेट पूछ रहा है। सिंपल सा ध्यान रखना, 14 नवंबर 2012 को इंप्लीमेंट इनटू फोर्स में इंप्लीमेंट हो चुका था ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट 11,
क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर ऑफ द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर विच। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, बेसिक क्या कहना चाह रहा है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर विच scandalize or tend to scandalize or lowers or tend to lower the authority of any court, prejudices or interfere or tend to interfere with or obstruct the administration of justice। क्या होगा? all of the above। इन चारों में, ये चारों ही इसके अंदर क्या होंगे? कवर माने जाएंगे। अब यहां पे आना, कहां पे लिखी हुई है ये बात? सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। सी जो इसका एलिमेंट है उसके बाद वहां पे क्या, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, यहां से सीधा ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जा चुका है। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? H.J. कानिया। ये जी जो थे वो क्या थे? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे थोड़ा सा आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू इन अक्टूबर 1937। कब से आ गया था? 1937। लेकिन इट फंक्शनड until January 1950 when the Supreme Court of India was established. Justice Hiralal Kania was appointed as the first Chief Justice of India। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 was abrogated on। कब आर्टिकल 370 को हटाया गया था? क्या तारीख थी? 5 अगस्त 2019 को यह आर्टिकल हटाया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट में एक बिल ला करके। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स। कौन से आर्टिकल में लिखा है जो गौ हत्या करी जाती है, उसका उनका मतलब स्लॉटर हाउस चलाए जाते हैं, उनको किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो बैन है? सिंपल सा ध्यान रखना, आर्टिकल 48। किसमें सारी बात लिखी हुई है? आर्टिकल 48 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क एंड अदर ड्रॉट कैटल्स। क्लियर बात लिखी हुई है 48 में कि इनके जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको रोका जाएगा और उनके जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, स्टेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर किसके लिए हैं? गवर्नेंस ऑफ स्टेट। ठीक है, किसके लिए बुनियादी माना गया है इनको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, दिशा नीति निर्देशक तत्वों को किसके लिए माना गया है? गवर्नेंस ऑफ स्टेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 मेक इट क्लियर दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यानी जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी फ्यूचर की तैयारियां करी जाएंगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, उनके लिए क्या होगा? ये फंडामेंटल रहेगा। पॉलिसी को इनसे इंस्पिरेशन दी जाएगी, इनमें जो जो बातें लिखी है उनको पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नेंस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, वक्फ मींस, एक क्वेश्चन है, वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी। यानी वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का डेडिकेशन करा जा सकता है? कौन कौन सी है? पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना, बोथ, दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है वक्फ के पास, मूवेबल एंड इमूवेबल। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, वक्फ एक्ट की डेट कई जगह पूछी हुई है, तो डेट क्या रहेगी? 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पावर ऑफ गवर्नर कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। किस केस में यह बोला गया था कि जो गवर्नर की पावर होती है वो किसके एडवाइस पे काम करती है? चीफ मिनिस्टर पे। ये किस केस में बात हुई थी? तो ध्यान रखना, रेबिया एंड बॉम्बे वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर वाले केस में डिसाइड हुआ था कि साहब जो गवर्नर है
उनको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करना होता है। किस केस में कहा गया था? रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर वाले केस में। नेक्स्ट आओ, द राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट। जो आर्टिकल 21 है वो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड कराया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? स्टेट के अगेंस्ट। यानी अगर वो पूरा नहीं करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इंप्लीमेंट नहीं करने के लिए? स्टेट होगा। आर्टिकल 21 में जितनी बातें दी गई हैं वो स्टेट को इंश्योर करनी पड़ेंगी कि वो दिलाए। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 95 डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस राइट हैज बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट स्टेट ओनली। यानी स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है, ना कि किसी और अदर इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए कल्पेबल मेंटल स्टेट एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। कौन कौन सी इसके अंदर एलिमेंट है ये पूछ रहा है। सिंपल सा ध्यान रखना, जो कल्पेबल मेंटल स्टेट है वो उसको किस किस के एलिमेंट को मिला के बनती है? पहला हो जाएगा इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड बिलीफ इन अ फैक्ट। ये जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? कल्पेबल स्टेट। यहां आते हैं, द कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड इंटेंशन, मोटिव, knowledge of a fact and the belief in or person into belief of fact as defined in the section 30। यानी सेक्शन 30 में सारी बात लिखी हुई है कि साहब ये कंडीशन होगी तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन फुलफिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। 34 सेक्शन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है आईपीसी के। तो कौन कौन से हैं? एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्संस, देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन इज नेसेसरी। तो तीनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेक्शन 34 के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि जो सेक्शन 34 है वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है साहब, The act done by several person in furtherance of common intention, the following are the major element of this section। यानी इसके अंदर ये सारे मेजर एलिमेंट होंगे तब उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा सेक्शन 34 में। क्या होगा? क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कोई ऐसा अपराध जो कई लोगों ने मिलकर कराओ। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल टू कमिट दैट क्रिमिनल एक्ट, यानी जितने भी लोग उसमें शामिल थे सबकी कॉमन इंटेंशन हो उस काम को करने की, उस एक्टिविटी को करने की। थर्ड है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन इज नेसेसरी। अगर 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग जितने भी हैं उन सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है कि वो सब उस पर्टिकुलर एक्ट को अंजाम देने में शामिल रहे हों। नेक्स्ट आएगा, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इन 2012 पॉक्सो, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 2012 का जो पॉक्सो एक्ट है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर मिनिमम से मिनिमम कितनी पनिशमेंट डिक्लेयर करता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा आंसर ध्यान रखना, 10 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट ये बताया गया है किसमें? पॉक्सो के अंदर। अगर कोई इंसान पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर गिरफ्तार करा जाता है तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 22। As per section 27 of the POXCO Act 2012, where the parent of child cannot be present during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by। क्वेश्चन समझ लेना, हिंदी में समझा रहा हूं हिंदी वालों के लिए पहले कि साहब अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है जिसमें पेरेंट्स, जो बच्चा है पॉक्सो एक्ट में जिस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो मेडिकल एग्जामिनेशन किसी महिला के मौजूदगी में हो सकता है। ऐसा आदेश कौन जारी कर सकता है? ठीक है, तो कौन होगा? हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साहब अगर उस बच्चे के पेरेंट्स वहां पे नहीं आ पा रहे हैं तो एक वुमेन की मौजूदगी में उस बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऐसे ऑर्डर जारी करने की पावर किसको दी गई है? हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दी गई है। अब आओ यहां पे सेक्शन 27 क्लियर कहता है कि साहब अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो जो भी वहां का
मेडिकल एग्जामिनेशन का हेड होगा, यहां से आना, शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अगर किसी लड़की को वहां पे लाया गया, उसके बच्ची के पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए अरेंजमेंट दिया गया है। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर। देखो, इस तरह की सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बिल्कुल आपके लिए संजीवनी का काम करेंगी ये। और हमारा आपसे कमिटमेंट है, स्पेशली मेरा आपसे कमिटमेंट है, मैं थांसू दूर कोनी। आप कभी भी किसी भी तरीके से, इतने सारे हमारे कांटेक्ट करने की पोर्टल की आईडीज हैं, टेलीग्राम के कॉन्टेक्ट्स हैं, आप किसी पे भी कांटेक्ट करके आपको कैसा भी डाउट हो आप कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए हो, यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा लॉ प्रेप जुडिशरी अपना खुद का एक डेडिकेटेड बैच चला रहा है 60 डेज का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बैच के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉ प्रेप जुडिशरी पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। जरूरत सिर्फ आपकी है कि आप भी एक स्टेप आगे करके थोड़ी मेहनत करें, और किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी आप अपना मैसेज मुझे इस आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं, स्पेशली क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी अगर आप देंगे, कोशिश पूरी की जाएगी उनका टाइम टू टाइम सॉल्यूशन के, विद इन 48 आवर्स कोशिश की जाएगी उसका आंसर करने की। तो बेधड़क बिना सोचे समझे आप अपना क्वेश्चंस, अपने प्रॉब्लम को, अपने जो भी आपका इंक्वायरी हो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।